सबसे पहले पुष्प क्या है ये बता देता हूँ, अर्थात पुष्प किसे कहते हैं या पुष्प की परिभाषा क्या होती है। आवृत बीजी पौधों में पूर्ण परिवर्धन के बाद प्ररोह पर बनी एक विशेष संघनित संरचना पुष्प कहलाती है। तो ये तो हुई पुष्प की परिभाषा। अब इसको अच्छी तरह से समझा देता हूं ताकि आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आ जाए। तो पौधों में जब जड़, तना, पत्तियां आदि पूर्ण रूप से बन जाती हैं, मतलब जब पूर्ण वर्धी परिवर्धन हो जाता है, तो जनन की तैयारियां होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप प्ररोह पर एक विशेष रूपांतरित व संघनित संरचना बनती है, उसे ही पुष्प कहा जाता है। आवृत बीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्प में ही स्थित होते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना समझा देते हैं। सामान्य रूप से पुष्प में एक डंठल होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है या आप चित्र में देख रहे होंगे, ये है डंठल। इसे पुष्प वृंत या पेडिकल्स कहा जाता है। और जिसमें पुष्प वृंत होता है उस पुष्प को सावृंत पुष्प कहते हैं, अर्थात जिस पुष्प में भी ये वृंत होगा, डंठल होगा, उसे सावृंत पुष्प कहेंगे। आपको बता दूं कि कभी कभी पुष्प में वृंत नहीं पाया जाता है, तो जिसमें वृत्त नहीं पाया जाता है उसे आवृंत पुष्प कहते हैं। यानी ऐसे पुष्प जिसमें वृंत नहीं होगा उन्हें आवृंत पुष्प, और जिसमें वृंत होगा उन्हें सावृंत पुष्प कहेंगे। यदि इस वृंत से थोड़ा आगे की ओर और बढ़ा जाए तो एक फूली हुई संरचना आपको दिख रही है, इसे थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं। इसी पुष्पासन पर पुष्प के अन्य अवयव या अन्य भाग लगे रहते हैं। सामान्य रूप से एक पुष्प में 4 प्रकार के चक्र या 4 प्रकार के भाग या अवयव पाए जाते हैं। यदि एक पुष्प में बाहर से अंदर की ओर देखा जाए, यानी बाहर से अंदर की ओर चले, तो इस प्रकार से 4 अवयव होंगे। पहला बाह्य दलपुंज या अंग्रेजी में कैलिक्स, दूसरा दलपुंज या अंग्रेजी में करोला इसको कहते हैं। ये दोनों कैलिक्स और करोला जो मैंने बताए हैं, पहला और दूसरा, ये दोनों पुष्प के सहायक चक्र होते हैं। और तीसरा है पुमंग या अंग्रेजी में इसको एंड्रोसियम बोलते हैं। चौथा है जायांग, अंग्रेजी में इसे गायनोसियम कहते हैं। तो ये जो तीसरा और चौथा बताया यानी पुमंग और जायांग होते हैं, ये दोनों जननिक चक्र होते हैं या जनन चक्र कहलाते हैं। चलिए अब एक एक करके इन चारों के बारे में अच्छी तरह से आपको समझा देता हूं, जिसमें से पहला है बाह्य दलपुंज या कैलिक्स। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, इसीलिए इस चक्र के अवयव को बाह्य दल या सेपल्स कहा जाता है। यह जो पुष्प देख रहे हैं इसमें यह है बाह्य दल पुंज या कैलेक्स। सामान्यतः यह हरे होते हैं। आपने देखा होगा सभी पुष्पों में नीचे जो हरे हरे पुष्प पत्र लगे रहते हैं या फ्लोरल लीव्स लगी रहती हैं, वही कैलेक्स या बाह्य दल होते हैं। जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो वह बाह्य दल पुंज पुष्प के अवयवों की सुरक्षा करते हैं। यानी यही बाह्य दल पुंज जो होते हैं, जब पुष्प कलिका में होता है, कलिका अवस्था में होता है, तो उसकी सुरक्षा करते हैं। मतलब जब फूल खिलता नहीं है तो उसके ऊपर ये हरे हरे बाह्य दल आपको दिखे होंगे, आपने देखा होगा कई बार। इन्हें ही बाह्य दल पुंज कहते हैं और कलिका अवस्था में उनकी रक्षा के लिए उसी के ऊपर लगे रहते हैं। साथ ही साथ चूंकि ये हरे होते हैं तो हरे होने के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण भी करते हैं। इस प्रकार से कैलिक्स के 2 फंक्शन हो गए, यानी इनके 2 कार्य हो गए। पहला कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करना तथा दूसरा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। तो इस प्रकार से अब आते हैं पुष्प के दूसरे भाग दल पुंज या करोला पर। तो पुष्प में जो बाह्य दल होता है उसके ठीक बाद भीतर की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो दूसरे चक्र को ही दलपुंज या करोला कहते हैं। यह सामान्यतः रंग बिरंगे होते हैं या कह लीजिए कि रंगीन होते हैं। यह जो देख रहे हैं आप, यही है दलपुंज या करोला। अर्थात सभी पुष्पों में जो रंगीन पुष्प पत्र होते हैं उन्हें ही दलपुंज या करोला कहा जाता है। इसके अवयवों को
पेटल्स कहा जाता है, जो लाल, नीले, पीले, नारंगी तथा बैंगनी आदि रंगों के होते हैं। आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इनका ये रंग वर्णक एंथोसायनिन के कारण होता है। आपने बहुत जगह पर पढ़ा होगा। तो इनका जो रंग होता है वो एंथोसायनिन के कारण होता है। ये अलग अलग पुष्पों में अलग अलग आकार प्रकार के होते हैं, यानी एक ही जैसे नहीं होंगे कि सारे पुष्पों में एक ही जैसे होते हैं। हर एक पुष्प में अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। दल पुंज या करोला का प्रमुख कार्य कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना, यानी इनका कार्य होता है कीटों को आकर्षित करना ताकि परागण हो सके। चलिए अब आते हैं पुष्प के अगले भाग पुमंग या एंड्रोसियम पर। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसके अवयवों को पुंकेसर या स्टामेंस कहते हैं। तो ये जो आप भाग देख रहे हैं यही है पुंकेसर। ये पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं, मतलब ये पुष्प का नर जनन चक्र होता है, या कहा जाए तो पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है। प्रत्येक पुष्प में अलग अलग संख्या में पुंकेसर पाए जाते हैं, यानी एक ही संख्या में सारे पुष्पों में नहीं होते हैं। प्रत्येक पुष्प में इनकी संख्या अलग अलग होती है। यदि एक पुंकेसर या स्टामेन को देखा जाए तो यह वाला भाग पुतंत कहलाता है, यानी इसे क्या कहेंगे, जो लंबा वाला भाग दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, इसे पुतंत कहते हैं। और इसके ऊपर ये जो भाग आप देख रहे हैं यह है पराग कोश, इसे पराग कोश कहा जाता है, या अंग्रेजी में पराग कोश को एंथर्स कहते हैं। तो अंग्रेजी में एंथर्स, हिंदी में पराग कोश कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में 2 पराग कोश होते हैं। इन पराग कोशों में पराग कण बनते हैं, अर्थात इन्हीं में पराग कण भरे रहते हैं। यही पराग कण पुष्प के नर युग्मक होते हैं। ये जो पराग कण होते हैं यही पुष्प के नर युग्मक होते हैं। जैसे मनुष्य में शुक्राणु होते थे, बिल्कुल वैसे ही पुष्प में पराग कण नर युग्मक कहलाते हैं। चलिए अब आते हैं पुष्प के अंतिम चक्र जायांग या गायनोसियम पर। तो ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं यही है जायांग। इसके अवयवों को स्त्री केसर कहते हैं या कार्पेल्स कहते हैं। यह पुष्प के बीचों बीच में होता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं पुष्प के बीचों बीच में है। यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। तो इसमें ये जो फूला हुआ भाग आप देख रहे हैं इसे ही अंडाशय कहते हैं, या अंग्रेजी में इसे ओवरी कहा जाता है। इसी के अंदर बीज बनने वाली संरचनाएं होती हैं जिन्हें बीजांड कहा जाता है, या अंग्रेजी में कहें तो उसे ओव्यूल्स कहते हैं। ये जो पूरा अंडाशय है इसी से फल बनता है या यही फल बनाता है। इसी से लगी ये जो ऊपर संरचना आप देख रहे हैं इसे वर्तिका या अंग्रेजी में स्टाइल कहते हैं। और ये जो वर्तिका के ऊपर का भाग है इसे वर्तिकाग्र कहा जाता है, या अंग्रेजी में स्टिग्मा कहा जाता है। इसी स्टिग्मा पर पराग कण आकर अंकुरित होते हैं और निषेचन होता है। तो इस प्रकार से एक प्रारूपिक पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज, करोला या दलपुंज जिसको कहते हैं, पुमंग या एंड्रोसियम तथा जायांग या गायनोसियम। तो जो जायांग और पुमंग थे ये मुख्य रूप से जनन अंग होते हैं, यानी नर जनन अंग एंड्रोसियम और मादा जनन अंग गायनोसियम। तो इस प्रकार से ये हुआ एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना, उसके विभिन्न भाग और उनके कार्य। आशा है आप लोगों को एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना, उसके भाग और उनके कार्य अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले